हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक डेट या सार्वजनिक ऋण की बात करेंगे। इसे लोक ऋण भी कहते हैं। सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा आय प्राप्त करने का एक साधन है। सार्वजनिक ऋण उस ऋण को कहते हैं जिसे राज्य अपनी प्रजा से या अन्य देशों के नागरिकों से लेता है। सरकार जब उधार लेती है तो उससे लोक ऋण का जन्म होता है। सरकार बैंकों, व्यावसायिक संगठनों, व्यवसाय गृहों तथा व्यक्तियों से उधार ले सकती है। देश के अंदर से उधार ले सकती है और देश के बाहर से भी या दोनों जगहों से भी। लोक ऋण आमतौर पर बॉन्ड के रूप में और यदि थोड़े समय के लिए चाहिए तो राजकोषीय पत्र के रूप में होता है। इन बॉन्ड्स से सरकार यह वायदा करती है कि वह निर्धारित समय में मूलधन की वापसी के साथ ही बॉन्ड के धारकों को पूर्ण निर्धारित दर से नियमित समयांतरों पर अथवा अंत में एक मुश्त धनराशि के रूप में ब्याज की भी अदायगी करेगी। ऋण सरकार की आय का अंतिम स्रोत होता है। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों की आय प्राप्त करने का एक ढंग सार्वजनिक ऋण भी है। प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं, सार्वजनिक ऋण अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है और विश्व में जनतांत्रिक सरकारों के विकास के साथ व्यवहार में आया है। एडम स्मिथ कहते थे, सार्वजनिक ऋण से युद्ध और फिजूल खर्ची जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इससे बुरा नहीं मानते हैं। अब उधार लेने के क्या कारण होते हैं या कॉजेज ऑफ बोरोइंग क्या होती हैं? सरकार इसलिए उधार ले सकती है क्योंकि हो सकता है कि चालू आय उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ना पड़ती हो। कुछ आकस्मिक और असंभावित खर्च सामने आ जाने के कारण भी सरकार को उधार लेना पड़ सकता है, क्योंकि कर आय में उस सीमा तक वृद्धि कर सकना एकदम संभव नहीं होता। सरकार पूंजीगत खर्चों की वित्तीय व्यवस्था के लिए भी उधार ले सकती है, क्योंकि चालू आय इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मंदी की अवधि में जब निजी मांग अपर्याप्त होती है तो सरकार लोगों की बेकार पड़ी हुई बचतों को उधार के रूप में ले लेती है और इफेक्टिव डिमांड या प्रभावी मांग में वृद्धि करने के लिए उन्हें खर्च करती है। इस प्रकार समाज में अतिरिक्त आय और रोजगार पैदा कर देती है। इसके विपरीत मुद्रास्फीति की स्थिति में जब प्रभावी मांग चालू मूल्यों पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से अधिक होती है तो सरकार अपनी आवश्यकता से अधिक कर लगाती और उसे खर्च करती है, ताकि फालतू क्रय शक्ति के संपूर्ण और आंशिक भाग का रूप परिवर्तन करके शुद्धिकरण हो सके। सरकार करों से प्राप्त इस फालतू राशि का उपयोग मंदी में समय लिए गए ऋणों की अदायगी में अथवा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में कर सकती है। इस प्रकार एक विवेकपूर्ण सरकारी ऋण नीति का उपयोग मंदी अथवा तेजी की स्थितियों का सामना करने में किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के कार्यों का असाधारण रूप से विस्तार हुआ है और इससे उसकी आय और पूंजीगत खर्चों में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक युद्ध और उसके कारण प्रतिरक्षा व्यय में होने वाली वृद्धि से भी सरकारी खर्च का विस्तार हुआ है। यह बढ़ा हुआ सरकारी खर्च भी सरकारी ऋण में होने वाली व्यापक वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है। अब हम निजी और लोक ऋण की अगर हम तुलना करें तो निजी अथवा गैर सरकारी ऋण और सरकारी ऋण के बीच अनेक समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। प्राइवेट व्यक्ति और व्यवसाय गृह उधार लिए गए धन का उपयोग कुछ साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं, अतः निजी ऋण धन को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग की ओर हस्तांतरित कर देता है। लोक ऋण का आशय है कि उन उत्पादकीय उपयोगों का जिन्हें गैर सरकारी क्षेत्र पसंद करता है, उन उपयोगों के लिए बलिदान करना जिन्हें सरकार पसंद करती है। इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी ऋण दोनों ही मूलतः धन का एक उपयोग से दूसरे उपयोग की ओर हस्तांतरण होता है। सरकार के पास ऋण लेने के आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के स्रोत होते हैं, किंतु व्यक्तियों को ऐसे स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का उपयोग संपूर्ण समाज के लाभ के लिए किया जाता है, किंतु निजी ऋणों के द्वारा प्राप्त धन का उपयोग केवल उधार लेने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाता है। सरकार लोगों को उधार देने के लिए बाध्य कर सकती है, किंतु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
चूंकि सरकार की या राज्य की साख अच्छी होती है, अतः निजी ऋणों के मुकाबले सरकारी ऋणों पर ब्याज की दर नीची होती है और सरकार को साधारणतः उत्पादकीय कार्यों के लिए उधार लेना होता है, किंतु व्यक्ति उपभोग के लिए भी उधार लेता है। लोक ऋणों की वापसी अदायगी लोक आय से, जिसमें कि लोक उद्यमों की आय भी सम्मिलित होती है, की जाती है, किंतु व्यक्ति अपनी निजी कमाई में से ऋणों की अदायगी करता है। अतः लोक ऋण के भार की प्रकृति निजी ऋण के भार की प्रकृति से भिन्न होती है। सरकार एक नीति के रूप में उधार का आश्रय लेती है, भले ही उसको धन की आवश्यकता हो अथवा नहीं हो सकता है कि उधार का आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने में मदद मिले, किंतु व्यक्ति को यदि धन की आवश्यकता नहीं हो तो वह उधार नहीं लेता है। तो हम लोक ऋण के उद्देश्य क्या मान सकते हैं? आय या राजस्व, अर्थात किसी वर्ष में अगर सरकारी खर्च और सरकारी आय के बीच अंतर होता है तो उसको पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। मंदी के दिनों में ऋण लिया जाता है, जबकि वस्तुओं की मांग की वृद्धि करना आवश्यक होता है और देश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर, अत्यावश्यक जनोपयोगी और अवस्थापना सेवाओं पर किए जाने वाले लोक खर्च में वृद्धि कर दी जाए। मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए सरकार ऋण लेकर लोगों के हाथों में से काफी मात्रा में क्रय शक्ति वापस ले सकती है, इस प्रकार कीमतों को बढ़ने से रोक सकती है। विकास योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए ऋण लेती है सरकार और देश की गरीबी दूर करने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है कि विकास योजनाओं के वित्त की व्यवस्था की जाए। सरकारी उद्यमों के लिए धन प्राप्त करने के लिए भी उधार लेती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी सरकार उधार ले सकती है। युद्ध के लिए धन प्राप्त करने के लिए और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, अर्थात उद्योग और व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रही होती है, तो इन उद्योगों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सरकार केवल ऋणों के द्वारा करती है। आय प्राप्त होने से प्रशासनिक कार्यों के व्यय को पूरा करने हेतु भी सरकार ऋण लेती है और लोक मत को अनुकूल बनाने के लिए जब नागरिकों की कर देने की सामर्थ्य नहीं होती है तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है। कभी कभी जनता की करदान क्षमता अधिक होने पर सरकार जानबूझकर करों में वृद्धि नहीं करती है तो भारी कर ऋण का सहारा लेती है। लोक ऋण को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? इनको उपयोग, उद्देश्य, अवधि, भुगतान की शर्तों आदि के आधार पर अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आंतरिक और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण उन लोक ऋणों को कहते हैं जो देश के अंदर से ही लिए जाते हैं, जबकि बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, विदेशी व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति देश की देनदारियों का प्रतीक होता है। उत्पादक और अनुत्पादक ऋण, यह वर्गीकरण सार्वजनिक ऋणों के उपयोग पर आधारित है। ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है तो उसे उत्पादक ऋण कहते हैं। उत्पादक ऋणों का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जिनसे आय प्राप्त होती है, जैसे रेलवे, बिजली की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं आदि। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का उपयोग वार्षिक ब्याज को अदा करने में, अंततः मूलधन के भुगतान में किया जा सकता है। और अनुत्पादक ऋण उन उपयोग ऋणों को कहते हैं जो ऐसी परियोजनाओं में लगाए जाते हैं जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती, जैसे युद्ध और इत्यादि। शोध और अशोध ऋण या रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेट भी होते हैं। शोध ऋण उन ऋणों को कहते हैं जिसके बारे में सरकार यह वादा करती है कि वह उन्हें एक निश्चित भावी तिथि पर अदा कर देगी। इन ऋणों को मियादी ऋण या टर्मिनेबल डेट भी कहा जाता है और जिन ऋणों के बारे में ऐसा कोई वायदा नहीं किया जाता है उन्हें अशोध्य या बेमियादी, इररिडीमेबल या परपेचुअल डेट कहा जाता है। जब ऋण प्रतिदेय होता है तो सरकार को उसकी अदायगी की कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होती है।
शोध और मियादी ऋणों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालीन ऋण 3 से 9 माह की अवधि का होता है और ऐसे ऋणों की ब्याज दर कम होती है। दीर्घकालीन ऋण आमतौर पर 10 वर्ष की अवधि के बाद देय या परिपक्व होते हैं, इनकी ब्याज दर ऊंची होती है। और मध्यकालीन ऋण अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधि के बीच अर्थात लगभग 5 वर्षों के बाद परिपक्व होते हैं। फंडेड एंड अनफंडेड डेट के बारे में अगर हम बात करें तो निधिजन्य और अनिधिजन्य ऋण निधिजन्य ऋण वे दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इन ऋणों की अदायगी या तो कम से कम 1 वर्ष बाद की जा सकती है अथवा यह भी हो सकता है कि इस संबंध में बिल्कुल ही वायदा ना किया जाए। और अनिधिजन्य ऋण या अनफंडेड डेट वे ऋण होते हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर कर दिया जाता है। राजकोषीय बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड अनिधिजन्य ऋण होते हैं। निधिजन्य ऋणों की स्थिति में सरकार पर इस बात का दायित्व होता है कि वह ऋणदाता को ब्याज की एक निश्चित रकम नियमित रूप से अदा करती रहे और उसके मूलधन की अदायगी की बात पूर्णतया सरकार की इच्छा पर छोड़ दी जाती है। अतः इन ऋणों की स्थिति में ऋणदाता या बॉन्ड के धारक को इसके अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं होता कि वह धनराशि पर ब्याज लेता रहे, क्योंकि उसने सरकार को उधार दिया है। ऐच्छिक और अनिवार्य ऋण वॉलंटरी एंड कंपल्सरी लोन सरकारी ऋण सामान्यतः ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों और संस्थाओं को ऐच्छिक रूप से सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए नियंत्रित किया जाता है। आजकल अनिवार्य ऋणों का विशेष प्रचलन नहीं है, परंतु युद्ध जैसे संकट काल के अवसर पर सरकार ऋण देने के लिए लोगों पर दबाव डाल सकती है। सूद सहित और सूद रहित ऋण विद रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सूद सहित ऋणों पर सरकार निश्चित अवधि के पश्चात ऋणदाताओं को निश्चित दर से ब्याज देती है, जबकि सूद रहित ऋणों पर सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। क्रय योग्य और अक्रय योग्य ऋण परचेजेबल एंड नॉन परचेजेबल डेट। क्रय योग्य ऋणों में सरकारी प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इसके विपरीत अक्रय योग्य ऋणों में वे प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं जिनको बाजार में स्वतंत्रता पूर्वक खरीदा और बेचा नहीं जा सकता और केवल पूर्ण निश्चित दरों पर सरकार को ही लौटाया जा सकता है। कुल ऋण और शुद्ध ऋण टोटल डेट एंड नेट डेट। किसी भी समय विशेष पर सरकार के जितने ऋण होते हैं उन सब के योग को कुल ऋण कहा जाता है। यदि सरकार ऋण का भुगतान करने के लिए कोई कोष एकत्रित करती है तो उस कोष की राशि को कुल ऋण की राशि में से निकालकर जो कुछ शेष रहता है वह शुद्ध ऋण कहलाता है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण। जब सरकार थोड़े समय के लिए ऋण लेती है तो उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं और इन ऋणों को 1 वर्ष की अवधि में वापस कर दिया जाता है। और जब सरकार बहुत लंबे समय के लिए ऋण लेती है तो इसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। इनके लौटाने का समय निश्चित नहीं होता। जब तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तब तक ऋणदाता को ब्याज मिलता रहता है। अब हम जानेंगे कि लोक ऋण के प्रभाव क्या होते हैं। लोक ऋण के उपभोग, उत्पादन, वितरण पर प्रभाव, गैर सरकारी क्षेत्र पर प्रभाव, उत्पादन लागत पर प्रभाव, रोजगार पर प्रभाव और विनियोग पर प्रभाव के रूप में इसको हम चर्चा करते हैं। अगर उपभोग पर प्रभाव को अगर हम देखें तो जब लोग सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो सदा यह जरूरी नहीं होता कि वे इनका क्रय पिछली बचतों में से ही करेंगे। कभी कभी लोग इन प्रतिभूतियों को अपनी उस वर्तमान आय से भी खरीदते हैं जिसका उपयोग अन्य स्थिति में वे दूसरी वस्तुओं के उपभोग पर करते। इस प्रकार वे कुछ वस्तुओं के उपभोग को छोड़कर बॉन्ड खरीद लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए चालू की गई अल्प बचत योजना इसी प्रकृति की है। अतः राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रों में लगाए गए धन के कारण कुछ सीमा तक लोगों का वर्तमान व्यय कम होता ही है और इस स्थिति में उपभोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।
उत्पादन पर अगर हम प्रभाव देखें तो यदि लोग औद्योगिक संस्थानों के शेयरों या ऋण पत्रों को बेचकर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो गैर सरकारी निवेश पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निवेश पर पड़ने वाला नेट इफेक्ट यानी शुद्ध प्रभाव इस बात पर निर्भर होता है कि लोक ऋण के धन का उपयोग सरकार किस प्रकार करती है। यदि सरकार उस धन का उपयोग सरकारी उद्योग में करती है तो उत्पादन के लिए उपलब्ध कुल निवेश पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि सरकार उसका उपयोग अनुत्पादक कार्यों में करती है तो उससे कुल निवेश निश्चय ही प्रभावित होता है। यदि लोग अपने बेकार पड़े हुए धन से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो उसका गैर सरकारी निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि वे प्रतिभूतियों की खरीद बैंक में से अपनी रकम निकाल कर करते हैं तो गैर सरकारी निवेश पर उसका प्रतिकूल प्रभाव होगा, क्योंकि जमा राशि कम हो जाने के कारण बैंक की उधार देने की क्षमता भी घट जाती है। अब हम वितरण पर प्रभाव की बात करें तो सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदार अधिकांश धनी वर्ग के लोग होते हैं, परंतु उन ऋणों पर ब्याज देने के लिए सरकार जो कर लगाती है उसका भार निर्धन वर्ग पर भी पड़ता है। अतः लोक ऋण आय की असमानताओं में और वृद्धि करते हैं। इस स्थिति में स्पष्ट है कि लोक ऋण वितरण पर वांछनीय प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु यदि बॉन्ड होल्डर्स या बॉन्ड धारक और करदाता एक ही हैं तो आय का कोई पुनर्वितरण नहीं होगा और उस स्थिति में आय की असमानताओं में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। गैर सरकारी क्षेत्र पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो अर्थव्यवस्था के प्राइवेट और गैर सरकारी क्षेत्र पर लोक ऋण के क्या प्रभाव पड़ते हैं यह देखते हैं हम। तो प्रत्येक प्रकार के सरकारी खर्च से चूंकि लोगों के पास क्रय शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है और चलन में भी अधिक मुद्रा आ जाती है, अतः वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। जब इस खर्च की पूर्ति कराधान द्वारा की जाती है तो चालू उपभोग घट जाता है, किंतु जब उसकी पूर्ति उधार द्वारा की जाती है तो उधार देने में लोग आमतौर पर बेकार पड़ी हुई बचतों को काम में लाते हैं, फलतः चालू उपभोग में कोई कमी नहीं आती। यदि सरकार उधार लिए हुए धन का उपयोग निजी क्षेत्र में उत्पन्न की गई वस्तुओं को खरीदने में करती है तो निजी क्षेत्र की वस्तुओं की मांग उस सीमा तक अवश्य बढ़ेगी जहां तक कि सरकार उधार लिए हुए धन को इस कार्य के लिए खर्च करेगी। अब हम देखते हैं कि उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव लोक ऋणों का पड़ता है। उत्पादन लागत कच्चे माल तथा उत्पादन के अन्य साधनों या उपादानों की कीमतों पर निर्भर रहती है। यह हो सकता है कि सरकार उधार लिए हुए धन का उपयोग उत्पादकों को समुचित दरों पर कच्चा माल प्रदान करने में तथा परिवहन और प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराने में करे। सरकार उस धन का उपयोग औद्योगिक अनुसंधान करने में और निजी उद्यम को उपदान देने में भी खर्च कर सकती है। इसलिए इसके अंतर्गत उधार लिए हुए धन को खर्च करने से उत्पादन लागत में कमी आती है और उधार लिए हुए धन के प्रभाव इस दिशा में अनुकूल ही होते हैं। रोजगार पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो मंदी काल में मूल्य, उपभोग और उत्पादन गिर जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर केंद्रीकरण से धन प्राप्त करके उसे ऐसे कार्यों पर व्यय करती है जिससे रोजगार की मात्रा बढ़े और व्यापार की शिथिलता भी समाप्त हो सके। विनियोग पर प्रभाव या विनियोग दर पर प्रभाव अगर हम देखें तो साधारणतः सार्वजनिक ऋणों का विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करती है तो उससे जनता पर अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी और विनियोग की राशि में कोई कमी नहीं होगी, परंतु यदि ऋणों के लिए धन निजी बचतों या व्यापार से लिया जाता है तो उससे विनियोग घट जाते हैं। यदि ब्याज दर स्थिर है और बॉन्डों में विशेष आकर्षण नहीं है तो निजी विनियोग में कमी होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार आंतरिक तथा बाह्य ऋण दोनों ही समाज पर अत्यंत प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।